अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बात करेंगे। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, उसमें इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होती है तो पैदावार पर भी असर पड़ता है। हम कुदरती खाद को किस तरह ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ज़मीन में ज़रख़ेज़ी क्यों कम हो रही है ये जांचने के लिए अपनी ज़मीन का तजिया करवाना कितना ज़रूरी है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं अहमद अदीम बुज़दार साहब, आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी फजल हुसैन साहब, आप काश्तकार हैं। अब दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ये बताइएगा बुज़दार साहब कि ये जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा फसलें उठा रहे हैं या कोई देखभाल में भी कोताही कर रहे हैं? क्या वजह क्या है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम रोहित चैनल वालों का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमेशा मुझे बुलाते हैं और अच्छे प्रोग्राम में बुलाते हैं। शुक्रिया। इसमें सर ऐसा है कि अल्लाह कुरान पाक में सूरत अल आराफ आयत नंबर 58, उस अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़े ये फरमाया है कि जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार खूब निकलती है, और जो ज़मीन कमज़ोर होती है उसकी पैदावार कम निकलती हैं। निशानियाँ उन लोगों के लिए जो तहकीक करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो तहकीक करने वाले लोग हैं ये कौन हैं? तहकीक करने वाले ये वो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, मामलात एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, वजह ढूंढते हैं भाई फ़िलहाल ज़मींदार की पैदावार माशाल्लाह कैसे अच्छी आ गई, फ़िलहाल की हमारी क्यों कम आई। ये डिस्कशन मामला जो है ना, हमेशा मामला डिस्कशन से हल किसी न किसी तरीके पर इंसान पहुँच जाता है। ठीक है। उसमें सर ये है कि हुकूमत पंजाब ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर डिवीज़न लेवल पे मिट्टी और पानी की लेबॉर्ट्री बनाई है, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, डिवीज़न लेवल पे भी है। ठीक है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिनका डिपार्टमेंट के साथ लाइजान है, उनकी पैदावार बहुत अच्छी है, उनकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बहुत अच्छी है, उनकी फसलें भी अच्छी हैं, वो ख़ुद भी खुशहाल हैं। और वो जब काश्तकार खुशहाल है डॉक्टर साहब, फिर मुल्क खुशहाल है। जब काश्तकार देखो ना कि ज़रूरी मुल्क है, 80% लोग काश्तकार बदहाल है तो उसके असरात पूरे मुल्क पर ज़ाहिर होते हैं। हमारी सिर्फ काटन पीछे चली गई है तो उससे पूरा मुल्क पीछे चला गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको छोटी सी मिसाल बता दूँ। कोरोना में अल्लाह ताला ने हमारे पास एक ज़राअत का ऑप्शन था जिसने हमें भूख से बचाया। ये हकीकत बात है, इंसान को हकीकत समझनी चाहिए। हमारे पास दाने गंदम खाने के लिए अवेलेबल थी। दुनिया में सर्वे कर रहे हैं लोगों को, पता नहीं कैसे कैसे। गुजार साहब, मसला तो यही है ना कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद, ज़राअत होने के बावजूद हम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा नहीं कर पा रहे। उसी तरह मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अब हमारा ज़राई मुल्क है 80%। देखना कि वो जो कहते हैं ना भट्ठी, जिसको भट्ठा बोलते हैं, उसकी जो चिमनी है वो ज़राअत ही चलती है। ठीक है। अब उसको देख लें, उसके पीछे क्या है, जो छिलका चावल का है, भूसा है, जो तरीकाकार है, कोई ना कोई ऑप्शन उसमें ज़रूर कुछ जूस ज़रूर रिलेटेड होगा। कि ईंटें जो है ना, वो ईंटें भी जो है ना, भट्ठा जो है वो ज़राअत के रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से चल रहा है। ठीक है। उसमें सर ये है कि काश्तकार को चाहिए जब भी अपनी फसल काश्त करे, गंदम लगानी है, बागात लगाना है या कोई फसल काश्त करनी है, सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपने मिट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। ठीक है। टेस्ट कराने से सर ऐसा है, जैसे आपने शुरू में बताया कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, मैं उसकी तरफ ज़रख़ेज़ी की तरफ आ रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। ज़रख़ेज़ी जो है वो क्यों कम हो रही है, कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं चौधरी साहब से पूछ रहा हूँ। चौधरी साहब, आप भी टेस्ट करवाते हैं अपनी ज़मीन का या खुद ही टेस्ट कर लेते हैं? पहले करवाते रहे हैं। अच्छा। शुरू में तो उसमें कुछ रिज़ल्ट मिलता था। ठीक है। यानी कि हाफ मिलता था, हाफ बमुश्किल था, क्योंकि यहाँ शायद लेबॉरेटरीज नहीं थी उनको टेस्ट करने के लिए। अच्छा, सही रिजल्ट मिलता नहीं था, मुकम्मल रिजल्ट नहीं मिलता। वो अब भी नहीं मिलता। अच्छा। हालांकि एम्फेसिस इस बात पे वो करते हैं कि जो अपनी सॉइल टेस्ट कराओ, सॉइल टेस्ट कराओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतनी। आप यहीं रुके, मैं ये तो बड़ी अहम बात है और बड़ी ऊँची बात है जी। ये तो आपका जो पैटर्न है बदल दिया। क्रॉस जो है ना क्वेश्चन है, उसको साथ साथ अगर समझाता रहूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि व्यूअर जो देख रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे खुशी होगी, आप मेरे लिए नहीं, बड़ी अच्छी बात की व्यूअर्स के लिए। ये आप कह रहे हैं कि टेस्ट हमें मुकम्मल नहीं मिलता। सर मैं बताऊँ, हमारे 75 से लेबॉर्ट्री काम कर रही है, 1975 से। ठीक है। 1975 से मिट्टी और पानी मुल्तान डिवीजन में टेस्ट हो रहा है, और अब 2018 से लेकर आज 23 हो गया है।
हमारी ISO एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्री है। अच्छा, ये मुल्तान की लेबॉर्ट्री होगी। आप जो साहब, आपका इलाका कौन सा है? ये मुल्तान, टेस्ट भी मुल्तान की लेबॉर्ट्री से मुल्तान जी। अच्छा, ये तो फिर आपकी लेबॉर्ट्री लेकिन मुझे चौसा ये समझ नहीं आती कि कहते चौसा कहते हैं कि पहले ना टेस्ट मुकम्मल नहीं, हाँ, जो मिट्टी और पानी के बेसिक टेस्ट हैं वो तो 75 से हो रहे हैं, 1957 75 से हो रहे हैं। ठीक है। तो चौसा को मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं कि आखिरी टेस्ट उन्होंने कब करवाया या पहला टेस्ट कब करवाया था। इजाज़त है आप, सर नहीं आप उसे खुलकर बोले ताकि ये हमारे जो देखने वाले हैं उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। यहाँ जो टेस्ट होता था वो ज़्यादा होता था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें पोटाश आ गई, ठीक है, ये कुछ और चीज़ें आ गई, उसकी कंडक्टिविटी वो आ गई। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, छोटे अज्जा सगीरा जो हैं, उनके मुतल्लिक कभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसका टेस्ट शायद लाहौर में कहीं होता था, अच्छा, यहाँ नहीं था। तो जब आपके पास पूरा उसके लवाजमात नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ ये देखें कि मेरी ज़मीन में पोटाश कम हो गई या फास्फोरस कम हो गई या नाइट्रोजन कम हो गई, तो ये फसलात की पूरी खुराक नहीं है। ठीक है। उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप कहते हैं कि जी वो हमें जानना चाहिए कि क्या क्या डालने हैं। इसमें आपने आखिरी टेस्ट कब करवाया? वो कई साल हो गए, कई साल, देखिए 4-5 साल हो गए। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई, बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, उनकी लेबॉर्ट्री में भी जदीद मशीनें आ गई होंगी और चीज़ें बेहतर हो गई होंगी। तो एक तो ये मामला हुआ कि आपने काफ़ी अच्छे से टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि हम आपको प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, आप खुद टेस्ट नहीं करवा रहे, तो बाकी क्या? मैं करूँगा जी, मेरे पास एक किट है टेस्ट करने वाली, ठीक है, तो मैं उससे ज़मीन का जो है ना वो पीएच लेवल, फिर मैंने ठीक कहा ना कि आप खुद ही टेस्ट कर लेते हैं या फिर टेस्ट करवाते हैं। तो आप पीएच तो आपने टेस्ट कर ली, लेकिन पीएच के अलावा भी अगर ज़मीन में कोई कमी है, कोताही है, तो उसका तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता होगा। देखो, जो जिस किस्म की फार्मिंग मैं करता हूँ ना, उसे नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, उसको अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, उसको कोई नाम भी आप दे लें। ठीक है। उसमें जो अज्जा जाते हैं ना खुराक की शक्ल में फसल के लिए, फसलात के लिए, उसमें ऑलमोस्ट ये सारे होते हैं। इसलिए मुझे इस सिलसिले में परेशानी नहीं होती कि इसमें किस चीज़ की कमी आ गई। ठीक है। वो वैसे भी बंदे की शक्ल भी देख के अंदाज़ा हो जाता है कि बीमार है या सेहतमंद है। ऐसे ही काश्तकार ज़मीन को देखता है या फसल को देखता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी फसल में कमी कोताही है। इससे मैं आपसे ना, जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और या कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हैं, इससे आप से डिटेल से बात करेंगे, आपसे टोटका भी पूछेंगे कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक आपने पहलू उठाया, मैं उस पर ज़रा बुज़ार साहब से पूछूँ कि ये कह रहे हैं कि हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो आगाही हो जाती है, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो छोटे अज्जा हैं जो ज़रूरी है, उनका डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले जो होता है ना बेसिक टेस्ट, उसमें EC, pH, ऑर्गेनोमेटर, फास्फोरस, पोटाश, जिप्सम रिक्वायरमेंट, ये बेसिक टेस्ट है। आज से तकरीबन 50 साल से पुराना हो रहा है। उसके बाद चौथा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अज्जाए सगीरा, सर अज्जाए सगीरा है, उसमें 5 एलिमेंट हैं, जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 25-30 साल से हमारी लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए एक मशीन है, उस मशीन का नाम है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है सर, वो तकरीबन राउंड अबाउट 1 करोड़ 10 मिलियन की वो मशीन है। अच्छा। इस वक्त हमारे लेबॉर्ट्री में पूरे पंजाब में लेटेस्ट मॉडल मौजूद है और उसके ऊपर मल्टी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो रहे हैं। फर्टिलाइजर में जितने मल्टी न्यूट्रिएंट्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, हम उनको भी टेस्ट कर रहे हैं। और जो सेल में हैं उनको भी टेस्ट कर रहे हैं, और जो पत्तों के अंदर जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी टेस्ट कर रहे हैं। अब चौधरी साहब जो है ना, मुझे नहीं पता कि इन्होंने चौधरी साहब को कायल करते हैं ना जी, वो टेस्ट। चौधरी साहब आप एक दफा टेस्ट फिर करा के देखें। मैं करा लूँगा, इनके टेस्ट करवा के देखें, फिर आप फैसला करें कि आप किस नतीजे पहुँचे। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। ऐसा है, जो अज़ाए कबीरा है और अज़ाए सगीरा, अज़ाए कबीरा फास्फोरस है, पोटाश है और यूरिया खाद है। अज़ाए सगीरा जो है ना, उसमें 5 एलिमेंट चौसौ के बाद बहुत अच्छी बात है कि वो इतने ज़रूरी हैं कि जिस तरह इंसान के जिस्म के लिए मच्छी का गोश्त ज़रूरत है, जूस ज़रूरत है, फ्रूट ज़रूरत है, इसी तरह पौधे के लिए अज़ाए सगीरा का इतनी ही अहमियत है, जिसमें ख़ास तौर पर जिंक और बोरान, क्योंकि पाकिस्तानी ज़मीनें जो हैं वो कैलकेरिया सैल हैं, कुदरती तौर पर जिंक और बोरान की कमी है। और फिर इन जिंक और बोरान का एक अपना फंक्शन है डॉक्टर साहब। जो बोरान है, जितना भी पोलिनेशन का प्रोसेस है, जिसमें नर और मैदा का मिलाप होता है, उसके अंदर पोलिनेशन ट्यूब बनती है। उस ट्यूब फॉर्मेशन में बोरान का ही रोल है। अगर बोरान की कमी हो जाए तो काफ़ी सा कपास के पत्ते के फूल गिर जाते हैं, खातर का 4 से 6 मिनट पर एकड़ पैदावार में कमी आ जाती है। इसी तरह चौसा ने बड़ी मेरे ख्याल है ये काश्तकारों को इसकी आगाही नहीं है कि पोलिनेशन के लिए ज़रूरी है बोरान, तो अगर दस्तयाब है तो सर जो प्रोग्रेसिव फार्मर उनको पता है। ठीक है, जिनको पता है, मार्केट में आजकल अवेलेबल है। आजकल देखे ना, ये मोबाइल है, ठीक है,
आप दुनिया में किसी कोने में बैठकर आप व्हाट्सएप उस मुतलका बंदे से बात कर सकते हैं। दुनिया तो वहाँ पे पहुँच गई है। अच्छा, ये जो अब आपने मोबाइल का जिक्र किया, सुना है कि आप ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं कि भाई मैं जो हर बंदे के मोबाइल पर वो ऐप मौजूद होगी और आप अपनी ज़मीन का तजिया भी उसमें पुट करके अपनी मशवरा ले सकते हैं। वो क्या है ऐप? डॉक्टर साहब मैं वो बताऊँ, चौधरी साहब ने बात की जो है ना, ये 15-20 साल मैं आपको ये बता दूँ, ये कल लेटेस्ट बात बता दूँ। अब आपने मिट्टी और पानी का टेस्ट करें ना, अपने मोबाइल में जाएँ, एंड्रॉयड मोबाइल तो सारे हर दुनिया के पास है, इसके राइट ऑप्शन में चले जाएं। इसमें प्ले स्टोर पे एक हमारे खाद हिसाब ऐप्स मौजूद है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करें, सफरी लिखें, सफरी लिखने के बाद आपके पास खाद हिसाब ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उसमें फिर 6 कॉलम हैं। अगर आपने मिट्टी का टेस्ट करवाया है, जो आपकी मिट्टी की टेस्ट की रीडिंग है, रिपोर्ट है, आप उसमें एंटर करेंगे, उसी वक्त आपकी रिकमेंडेशन है खाद की आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। क्या आपने क्या खाद डाली? खाद डालनी है। और देखिए ना, अब हम जा रहे हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है, कि कितनी मिकदार में आपने यूरिया इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में आपने फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, और कितनी मिकदार में आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया डॉक्टर साहब, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आपने टेस्ट नहीं भी करवाया, आप कहते हैं मेरे पास 15,000 रुपये हैं, उसको कहें कि पर एकड़ के हिसाब से मुझे बैलेंस न्यूट्रिशन बता के दे दे। वो ऐप्स आपको कहते हैं ना, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। डॉक्टर साहब उस ऐप में ये है कि अगर आपके पास 15,000 रुपये है, आप उस ऐप में एंटर करें कि मेरे पास 15,000 रुपये हैं, मेरे पर एकड़ के हिसाब से खाद बता दे, तो वो ऐप आपको तीनों न्यूट्रिशन बराबर क्वांटिटी में बता के। ये जादू तो ना हुआ, ये तो आपकी जेब खाली कराने वाली बात हुई। डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, जेब में कितने पैसे हैं बताएं, उसको खर्च क्या करना है बता देते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, अब आप काश्तकार देखो ना, खुराकों खादों का एक बहुत बड़ा महंगे खाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि काश्तकार का खर्चा बचाओ, काश्तकार का खादों में जो फजूल। अच्छा, वो अपनी फसल का नाम भी डालेगा कि मुझे गंदम के लिए बैलेंस सर वो आप जब इंटर करेंगे ना, मेरी जेब में इतने पैसे, आपने गंदम में डालना है, आपने शुगर केन में डालना है, वेजिटेबल में डालना है, वो सारे ऑप्शन उसके में मौजूद हैं। ठीक है। अगर आपको तो किसी दफ्तर का पता नहीं, वो ऐप्स में ऑप्शन है कि किस नज़दीक स्टेशन आपको कौन सा दफ्तर कहाँ पड़ता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक भी ज़रूरी है। नाज़रीन, हम ज़मीन की ज़रखेज़ी की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुकर्रब अली साहब ने। आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं और आजकल सॉइल टेस्टिंग पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। इनकी तहकीक भी जो है वो सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड है। उनसे भी पूछेंगे कि ये ज़राअत की जो पहलू हैं, दीगर पहलू, उसमें ज़मीन की ज़रखेज़ी को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है और ज़मीन में क्या एलिमेंट्स कम हो रहे हैं, ये किस तरह जांचा जा सकता है, और फिर ज़मीन की ज़रखेज़ी ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा बुज़दार साहब, आप बता रहे थे उस ऐप का कि ऐप में जेब में पैसे कितने हैं वो आप बताएं, तो उस पैसे खर्च करने का तरीका, बैलेंस डाइट उसमें से निकाल देंगे। अच्छा, ये मैं इसमें सवाल ये है कि अगर पैसे कम हैं, ठीक है ना जी, तो फिर भी कोई रास्ता है कि जी वो आपको बता दे कि जी बैलेंस डाइट। डॉक्टर साहब ऐसा है ना, अब जो डिपार्टमेंट है ना, वो कहता है कि काश्तकार को चाहिए कि कन्वेंशनल ज़राअत से बाहर आ जाए। ठीक है, पहले होता था कि 2 बोरियां DAP डाल दो, पोटाश डाल दो, यूरिया डाल दो, जिंक बोरान वगैरह डाल दो। हालांकि उसकी ज़मीन में पता नहीं कोई कमी थी या नहीं थी, पौधे को डाल देते थे। अब क्योंकि खादे महंगे हो गए हैं, तो ये जो आपने ऑप्शन बताया, ये भी तो यही हो गया ना कि जी कमी है या नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं। वो फिर जब आप उसको बताते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, तो 10,000 के अंदर मैंने 1 एकड़ में ये गंदम मैंने काश्त की हुई है, तो मेरे पास बजट इतना है, तो उसमें मुझे क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी तीनों खादों की बैलेंस खुराक जो है ना, जिसमें यूरिया भी है, फसल ये है, अच्छा उसमें अगर तीनों खादे इलाका भी आइडेंटिफाई हो जाए ना, फिर ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हमें अंदाज़ा हो जाएगा ना कि जी ये मैलसी के रकबों की ये कैफियत है, विहाड़ी के रकबों की, शुजाबाद के रकबों की, जलालपुर के रकबों की ये कैफियत है, तो कैफियत भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो उसमें ज़रा मज़ीद आसान हो जाएगा। उसमें आपको पता भी है कि इन इलाकों का पानी कड़वा है, यहाँ का मीठा है, यहाँ पर ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर है, यहाँ फला चीज़ की कमी है, इलाकों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, इस सजेशन को आप ज़रूर देखिए। वो आपके सारा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसमें ज़्यादा जो इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं, जो लोग टेस्ट कराते हैं ना, उसका अगर वो डाटा एंटर किया जाए, वो फिर बता देते हैं कि आपकी ज़मीन नॉर्मल है, सोडे का है, सलाइन है, हाँ, या तो टेस्ट हो जाए, टेस्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, वार्म वेलकम इन द शो। ये बताइएगा कि हम ज़मीन की ज़रखेज़ी पर बात कर रहे हैं, आप इसमें शरीक हैं, तो ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखना किस तरह मुमकिन है? सिर्फ खादों के ज़रिए मुमकिन है या कोई और भी टोटके हैं? आपकी तहकीक क्या कहती है कि
हम फसलों की रोटेशन से कोई ज़मीन की जरखेज़ी बरकरार रख सकते हैं, या कोई गैप देने? लोग ये कह रहे हैं, मशवरा देते हैं कि जी एक आध सीज़न जो है ना आप कुछ ना काश्त करें तो उससे बरकरार रह जाएगी। एज ए साइंटिफिक पर्सन आपकी क्या गाइडलाइन है? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जो सॉइल फर्टिलिटी है, ये आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम जो खुराकी अज्जा है इनका मरबूत इंतज़ाम करते हैं। और जैसा कि खुराकी अज्जा के मरबूत इंतज़ाम की बात है, तो इसके अंदर हमें सोली एक किसी ज़रिए के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे काश्तकार जो है वो खादों का ही मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नामियाती मादे को बढ़ाना है। और पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनके अंदर जो है औसतन जो नामियाती मादा की शरह है वो 0.5% से कम है, और इसको तकरीबन 0.8 से 1% के से ज़ायद होना चाहिए। कम से कम लेवल जो है वो 0.8% है, जो हम एक कमज़ोर ज़मीन का काउंट करते हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से और ये बेहतर शरह क्या है? तो इसमें बेहतरी यही है कि हमें जो है हमारे जो फार्मर्स हैं वो जो क्रॉप के रेजिड्यूज़ हैं उनको बर्न करते हैं, उनका मुतबादल इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्रॉप के रेजिड्यूज़ हैं वो ज़मीन का हक़ है। एज ए न्यूट्रिशन साइंटिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा क्रॉप के जितने भी उसकी बाकियात हैं उनको ज़मीन के अंदर ऐड ज़मीन के अंदर ही दबा दे। जी। तो ये हर फसल के लिए यही फार्मूला है या किसी ख़ास फसल के लिए? ये हर फसल के लिए ये फार्मूला है कि जो भी ज़मीन की बाकियात हैं, फसल की बाकियात हैं, उसको ज़मीन में ऐड करें। इसके साथ जो है हम जो है हमारे पास नामियाती खादें हैं उनका भी इस्तेमाल करें। नामियाती खादों का हम देखें सर कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो जो फार्मिंग करते थे वो इसमें नामियाती खादें इस्तेमाल कुदरती खादों से ही करते थे। बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है जिस तरह साइंस ने तरक्की की, हमारे पास लेटेस्ट तरीके मौजूद हैं, और जिस तरह खादों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और फार्मर की फ़ी एकड़ पैदावार सबसे ज़्यादा उसका जो खर्चा है उसकी अखराजात में दबाव खादों का है। तो हम इसको मिनिमाइज तब कर सकते हैं कि हम इंटीग्रेट को अप्रोच को इस्तेमाल करें, नामियाती खादों का भी इस्तेमाल करें, और उसमें जो है क्रॉप रोटेशन को भी लेके चलें साथ में। और एक ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल है सर, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो रवायती तौर पे जो 2-3 फसलें उन्हीं को लेके चलते हैं और दूसरी क्रॉप्स नहीं लगाते। तो हमारी जो मेजॉरिटी फसलें वो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, तो हमें रेस्टोरेटिव क्रॉप को भी साथ में लेके जाना है। उसमें जो फलीदार फसलें हैं, पल्सेस हैं, गवारा है, जंतर है, इनको हमें अपनी रोटेशन के अंदर ऐड करना है। और इसी तरह जो है हमारे फार्म के ऊपर अब आजकल कॉन्सेप्ट ये है कि आपके फार्म पे जो भी आपकी फसलों की बाकियात जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ रीयूजेबल, एवरीथिंग शुड बी रिसाइकल्ड। इस लिहाज से हमें चाहिए कि हमारे पास जानवरों का गोबर है, अगर जो हमारी मुर्गियां हैं उनकी अगर जो वेस्ट है, पोल्ट्री मैन्योर है, अगर हमारे जैसा गन्ने के फार्मर्स हैं और वो वहाँ पे शुगर केन जो अपना मिलों को सप्लाई करते हैं, तो उनको चाहिए कि वापसी पे वहाँ पे प्रेस मड वहाँ पे अवेलेबल होती है, मड के बेताशा ढेर लगे होते हैं। अच्छा। तो उसको लेके कारामद है वो भी। जी, बहुत कारामद है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो इसको कंपोस्ट करें, बनाएं इसका, और कंपोस्ट बनाने के बाद इसको अपनी ज़मीनों में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी बेहतर हो और जो है न्यूट्रिएंट स्टेटस भी हो। वो जो एक कंसेप्ट है कि ये आप ज़मीन को अगर फर्टाइल करना चाहते हैं तो आप वक्फा दें, वो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर वक्फा देने से ज़मीन जरखेज़ हो सकती है? एक तो हमारे पास, हमारे काश्तकार के पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वो एक सीज़न पूरा निकाल दे। वैसे इसकी अहमियत क्या है? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि हम 3-4 साल की जो हमारी एक रोटेशन है उसमें एक सीज़न या 3 माह जो है अपनी क्रॉप को जो है वहाँ पे फैलो क्रॉप करें, फैलो रख लें ज़मीन को। लेकिन जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि जी हमारे ज़री मदाखिल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर फार्मर कि वो इसको खाली रखे। तो हमें चाहिए कि खाली रखने की बजाय हम वहाँ पे ग्रीन मैन्योरिंग कर लें, ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा के उसको ज़मीन में जो है वो। ग्रीन मैन्योरिंग से मुराद है कि फलीदार अजनास वहाँ काश्त कर लें और फिर जो कुछ वहाँ पर फसल की बाकियात हैं वो उसको वहीं दबा दें। एग्जैक्टली यही हो गया ना। अच्छा चौधरी साहब, ये जो फार्मूले अब जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये तो चलो किताबों से पढ़ के तहकीक करके इस नतीजे पहुँचे हैं, आप तो बगैर तहकीक के ही फैसला किए बैठे हैं कि अगर मैंने काश्तकारी करनी है, अपनी ज़मीन को बचाना है, तो उसका रास्ता यही है कि मैं कुदरती खादों का इस्तेमाल करूँ। ऐसा ही कर रहे? सब मैं अर्ज़ करूँगा कि इंसान की 2 माएँ होती हैं ज़िंदगी में। एक वो माँ जो आपको जन्म देती है, वो आपको 2 साल के लिए दूध पिलाती है, आपकी देखभाल करती है। एक ये माँ है जो आपको सारी ज़िंदगी खुराक देती है। ठीक है। तो माँ की सेहत हम सब के लिए ज़रूरी है, कहा वो अपनी सगी जन्म देने वाली माँ हो या फसल देने वाली। तो ये ज़मीन की सेहत जो है ना, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अपने गुलजार साहब ने फरमाया कि जी, मैं वो बात फिर भूल गया हूँ कि हमें खर्च करना चाहिए या पैसे ज़मीन पे इतने लगाने चाहिए या उसमें खाद डालनी चाहिए। आप काश्तकारी कैसे करते हैं, आपका तरीका कार क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। ठीक है। तो ज़मीन की जो सेहत है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ज़मीन सेहतमंद होगी तो उसमें कोई भी फसल होगी। ज़मीन का टेक्सचर मुख्तलिफ होता है, उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, साथ वाली का स्ट्रक्चर कुछ और है, उसका टेक्सचर कुछ और है। तो यहाँ फसल अच्छी होगी, साथ नहीं अच्छी होगी। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि साथ वाली की सेहत भी अच्छी हो जाए, ठीक है, तो दोनों फसलें तो फिर दोनों फसलें देंगी। और साथ वाली ज़मीन की सेहत अच्छी करने के लिए नामियाती मादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नामियाती मादा हमें कुदरत की तरफ से मिलता है विदाउट एनी कास्ट। ठीक है, हमें फसलों पे इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ऑर्गेनिक पे आते हैं। इतनी मिकदार में नहीं मिलता ना जी। अभी तो हमारे यहाँ कितने, क्यों जी डॉक्टर साहब, कितने परसेंटेज होगी जो नामियाती खादों का इस्तेमाल कर रहे होंगे? ऑलमोस्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि 10 से 20% जो है। अच्छा, अब हम मशवरा देते हैं सारे काश्तकारों को कि जी वो ये करें, तो वो अवेलेबिलिटी कैसे होगी, कहाँ से लाएंगे ये सारा कुछ? जी बिल्कुल, इसमें अब थोड़ा सा जो चेंजेस हैं वो ये है कि हमें जो अब न्यू अप्रोच है, हमें उसमें ये करना चाहिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलें। और जो हमारे पास ख़ास तौर पे बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है, जिसके अंदर हम जो है वो नेचुरली अकरिंग हमारे पास रॉक फास्फेट है, उसको कंपोस्ट के अंदर ऐड करके एक प्रॉपर रेसिपी जिसके थ्रू हम BOP तैयार कर सकते हैं। और BOP जो है उसके अंदर जो है वो 20 से 30% तक फास्फोरस के कंटेंट होते हैं। तो हम उसको जो है ना, अगर DAP की कीमतें किसी वक्त ऐसे हालात होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होती हैं या DAP की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो हम BOP को किसी मुस्नद तरीके से, और फार्मर खुद इसको जो अपने फील्ड पे तैयार कर सकता है। इसी तरह जो है जो हमारे पास जो कंपोस्ट है हम बनाते हैं, कुदरती खाद है, इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट कर सकते हैं डिफरेंट नाइट्रोजन के लिहाज से, फास्फोरस के लिहाज से। तो वो भी हमारे पास एक फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर है, उससे सॉइल की जरखेज़ी भी बेहतर होगी और जो फसल की पैदावार है उसमें भी जो है कमी नहीं आएगी। चौधरी साहब, आप क्या करते हैं? आप तो फोकस करते होंगे, इर्द गिर्द से भी काश्तकारों से ले लेते होंगे, तो ये मुयस्सर है? मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा तो बात काफ़ी लंबी हो सकती है, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रहे। ये खादें जो हैं और ये इसके साथ जो हम जहरपाशी करते हैं, ये ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरियाज है या माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ये डेड कर देती है। ठीक है, यानी कि कुदरत की तरफ से जो एक निज़ाम है जरखेज़ी के लिए जो ये बैक्टीरियाज या व्हाटएवर वी कॉल, ठीक है, जो कुछ भी है, ये पौधों के लिए ये खादें मुहैया करता है, पौधों की खुराक बनाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बहुतात है, जब ये बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, अरबों में जाएंगे, करोड़ों, यानी कि ठीक है, फैलेंगे, तो हमें किसी खाद की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, और इसके लिए इतना खर्च भी नहीं होता। सिर्फ हमने तकरीबन 60-70 साल पहले खाद शुरू की ज़मीनों में डालनी, और जो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर वो जो चीज़ें रखी थी, जो हमारी अच्छी फसल का बायस बनती हैं, हमने उनको वाइप आउट कर दिया। जैसे चिड़िया है तो वो सुंडी खाती थी, हमने जहरपाशी से चिड़िया को मार दिया। अब जहरपाशी के लिए हम हर साल जहरें लाते हैं, क्यों नहीं खत्म होते ये कीड़े? लेकिन ये सुंडियाँ, ये मक्खियाँ खत्म क्यों नहीं होती? इससे हमने अपनी पैदावार में तो इजाफा किया ना जी। जी, पैदावार में तो इजाफा किया। अगर हमने खादों का इस्तेमाल किया, जहरपाशी की, उससे हमने पैदावार तो बेहतर की। अब 50 साल पहले जो पैदावार थी, आज उससे पैदावार तो हम ज़्यादा। मैं अर्ज करूँ, अगर हम ये 50 साल ऑर्गेनिक मैटर डालते रहते हैं ना ज़मीनों में, तो ना हमें पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत थी, ना हमें खादों की ज़रूरत थी। वी मेड ए मिस्टेक उनके लिए जाने के लिए खादों में और इसमें, क्यों कि पैदावार ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो फसलात आ रही हैं, क्या वो खाने के काबिल हैं? आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे कि जो दूध हम पी रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सेहतमंद है? जो गंदम हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए? आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ज़मीन की जरखेज़ी का मामला नहीं है, बल्कि उसमें से जो पैदावार हासिल कर रहे हैं वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसमें भी बड़े मसाइल हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ है और हमारे बच्चों की लाइफ है। ये ज़मीनें तो यहीं पड़ी रहेंगी ना, हम नहीं होंगे, तो ये हम अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएंगे, तो उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? जहरीली ज़मीनें, जहरीला पानी, जहरीली खुराक, और फिर वो भागेंगे, वो मेडिसिन और हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ फिर खर्च करेंगे, वहाँ फिर वो बीमार रहेंगे। आज देखें 35-40 साल 30 साल का बच्चा जो है वो बीमार है, कुछ ना कुछ उसके पास है। एक डॉक्टर, एक जो स्पेशलिस्ट है ना, वो इस पर बेहतर गुफ्तगू कर सकता है।
ठीक है। मेरी तो वही बात है ना जो मेरे जहन में है, मैं वो बात कर रहा हूँ। चलो सर, टेक्निकली वो एक ब्रेक ले लें, फिर यहीं से शुरू करते हैं मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ज़मीन की जरखेज़ी पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बुज़दार साहब, ये तो एक और पहलू जो है वो चौधरी साहब ने उठा दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी बैलेंस डाइट देने के लिए हम खादों को तजवीज़ करेंगे कि ये खादें डालें। आप ज़ाहिर है कुदरती खादों की तो तजवीज़ नहीं देंगे, आप तो यही खादें जो बाज़ार में दस्तियाब हैं कहेंगे कि ये डालें। तो ये तो आपका सारा फिनोमिना चौधरी साहब ने उलट डॉक्टर दिया। ऐसा है, जो सबकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, असल डिपेंड करता है कि आपके पास जानवर कितने हैं। हम मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, मेरे फार्म 50 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 10 जानवर हैं, ठीक है, तो कितना कैसे पूरे करेंगे? कितना पूरा करेंगे उसकी अच्छा, फिर हमारे ऊपर बड़ा दबाव भी है कि हमें खुराक की कमी का सामना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक काश्तकार 70 मन गंदम ले रहा है, ठीक है ना, वो बेशक गोबर भी इस्तेमाल कर रहा है, BOP भी इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल खादें भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके पास लाइफ स्टॉक कितना है, वो कितने अपने एकड़ को जो है ना वो अपनी खाद पूरा कर लेगा, कितने गोबर हैं उसके पास जो है ना। इसके लिए फिर डॉक्टर साहब फिर एक तरीकाकार है। आपने ये नहीं कि गोबर फ्रेश आया तो आपने रकबे में डाल दिया, उल्टा गुनाह है रकबे के लिए, जुल्म है। अच्छा। उसके लिए ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाने के लिए एक तरीकाकार है, ठीक है, उसमें डॉक्टर साहब ऐसा करें, कंपोस्ट बनाना है। तो अगर आपने ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाना है, जिसमें चौधरी साहब ने कहा है कि जो भी ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है ना फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ज़मीन की जरखेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप विजिट भी करते हैं अगर किसी काश्तकार को ज़रूरत हो? सर मैं सारा दिन फील्ड में रहता हूँ। अच्छा, आप तो होते हैं, मैं जरूरी नहीं कि लेबॉर्ट्री में रहता हूँ, लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद हम आपसे मुराद आपका महकमा काश्त सैटरडे संडे मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, मैं खुद काश्तकार हूँ, मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 7 मुरब्बे ज़मीन है, ठीक है, मैं खुद जो है ना ऑर्गेनिक फार्म में करता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि इतने जानवर अब नहीं हैं। अगर आप चले जाए देहातों में डॉक्टर साहब, ये जो खुला पड़ा होता है गोबर, ये गोबर नहीं है। जो गली गोबर में चले जाएं, मेन्योर पड़ा होता है, पोल्ट्री पड़ा होता है ना, वो उसमें अंदर तो न्यूट्रिशन होती नहीं, वो तो सारा कुछ नाइट्रोजन में, हवा नाइट्रोजन भी उड़ जाती है उसके अंदर, पोटाश उड़ जाती है उसके अंदर, कुछ भी नहीं होता, वो तो खाका होता है, ठीक है ना। अगर आपने मेन्योर बनाना है, ऑर्गेनिक मैटर बनाना है, तो उसका एक SOPs है, उसका एक तरीकाकार है। आप उसको इकट्ठा करें, उसके बाद आप जो है ना जितना सब्जी मंडी का कचरा वगैरह वो उसके अंदर डालें, उसके अंदर जिप्सम की तय डालें, उसके अंदर यूरिया डालें, उसको पानी दें, उसको फिर कवर्ड करें, वो 6 महीने 8 महीने काला कलर बन जाए, वो होता है कंपोस्ट। उसके लिए 8-10 महीने का प्रोसेस है। अगर आप फ्रेश डालते हैं, अगर आपके पास है, तो फिर आप वो जो बच्चे में फर्मेंटर में डालें, वो सोल्यूशन बनेगा, रकबे में जाएगा, तो वो अवेलेबल होगा। लेकिन असल डिपेंड करता है कि आपके पास जानवर कितने हैं। जानवर इतने नहीं है, देहातों में दूध पीने के लिए नहीं मिलता, इतना कुछ दस्तयाब हो। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम मामला है। आप अपनी ज़मीनों पर तो शायद मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन हमें वो रास्ता भी बताए ना कि आखिर ये इसको कैसे। मैं साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो गोबर है जैसे है वो यूज़फुल नहीं है, वो इतना मुफीद नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है, उसको थोड़े अरसे के लिए उसको डीकम्पोज होने के लिए रखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। काश्तकार के पास तो ना इतना सब्र है, देखो मैं इतना वक्त क्या बता दूं, पैसा। काश्तकार को जो 10-20 एकड़ वाला, असल में ये ऑर्गेनिक सिस्टम है ही छोटे काश्तकार के लिए, ठीक है, बड़े काश्तकार वाकई उनके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरे पास तकरीबन मैं जो कर रहा हूँ इस वक्त हम कर रहे हैं वो तकरीबन 60 एकड़ की काश्तकारी है। अच्छा। और सारी ऑर्गेनिक है। अच्छा, सारी ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक, कोई खाद नहीं डालते? टोटल कोई खाद नहीं। अच्छा, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बाजार से हम नहीं लाते। अच्छा, हमारा कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, जी हाँ, पैदावार अभी कम है, गंदम की पैदावार अभी कम है। एकड़ की गंदम की पैदावार देखो मैं बता देता हूँ, मेरी गंदम आई थी यहाँ 26 मन एकड़ और मेरे साथ हमसाया की आई थी 31 मन एकड़, ठीक है। अब अगर उसने खाद और स्प्रे के साथ और सारा कुछ करके 31 मन ली, मैंने 26 मन ली, तो डिफरेंस क्या है? अब मैंने कोई खाद नहीं डाली। अब महकमा जो एग्रीकल्चर वाले जो रिकमेंड करते हैं, मैं बताऊँ आपको 70,000 रुपए की खाद बनती है 1 एकड़ की गंदम के लिए। उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक 70,000 रुपए की सिर्फ 1 एकड़ की खाद है। अब वो खाद जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है तो डॉलर हमारे पास नहीं देने के लिए, फिर उसको सब्सिडाइज करती है कि काश्तकार को सस्ती मिले। तो इतने तरद्दुद में जाने की जरूरत क्या जब हम ये सारी बचत कर सकते हैं। आप जो काश्त करते हैं, आपकी फसलों में और बाकी फसलों में जायके का फर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल फर्क जायके में भी है, उसकी लुक में भी है, शाइनिंग में भी है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा ना ये अभी इतना अरसा नहीं हुआ, मुझे तो 8-10 साल से मैं
ठीक है, इस कोशिश में हूँ। तो मुझे उम्मीद, यानी पर्सनली मैं आपको अगर आप अपनी प्रोडक्ट को जी जो पैदावार है उसको ये कह के बेचें कि ये ऑर्गेनिक फूड है, जी तो आपको पैसे ज़ायद मिलते हैं? मतलब बिल्कुल मिलते हैं। आपकी जो है गंदम जो है बगैर खाद के, मैंने गंदम सीजन पे, हाँ हाँ, हालांकि होनी तो चाहिए, इसकी कीमत डबल है, इंडिया में डबल है, दूसरे मुल्कों में इसके ऑर्गेनिक की जो प्रोड्यूस है वो डबल प्राइस में है। लेकिन अगर पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, वो कहते हैं यार वो दूसरी खा के मर तो नहीं गए, हालांकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितनी जहरीली खुराक खा रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है। ठीक है, ये मैं ओपनली ये बात कर रहा हूँ, टीवी पे कर रहा हूँ, तो गलत नहीं कर रहा। ठीक है। इससे हम ना डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये पहलू जो चौधरी साहब उठा रहे हैं कि जी अगर हम खाद इस्तेमाल करते हैं या ज़रूरी दवा इस्तेमाल करते हैं तो उससे फसल जहरीली हो जाती है और उसमें टॉक्सिक एलिमेंट है, खाने पर जो है उस नुकसानात हैं, ये किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल सर, इसमें जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है, हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। जैसा कि पहले भी यहाँ बात हुई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो दुनिया अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आगे चलेगी और दैट इज़ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा जो केमिकल्स हैं इन पे मिनिमम डिपेंडेंस है। हम फार्मिंग करते हैं बट हमारी मिनिमम डिपेंडेंस है ऑफ फार्म रिसोर्सेज के ऊपर। उसकी वजह यही है कि हम अपनी फसलों को इस टॉक्सिक एलिमेंट से पाक करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मकसद ये है कि आप क्योंकि साइंटिस्ट हैं, क्या उसमें टॉक्सिक एलिमेंट है, टॉक्सिक हैं वो पैदावार, या ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें वेरी करता है जी, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं जिनके रेजिडुअल इफेक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो है इंटरनेशनली भी जब हम ट्रेड करते हैं तो अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको बैन करती हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है तो हम आपसे कोई भी चीज़ जो है वो उसको हम आपसे परचेज़ नहीं करेंगे। और सेकेंडली ये है कि इसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का आपसे डिस्कस कर रहा था, तो इसमें हमें जो है वो हमने जितने भी हमारे ऑन फार्म रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करना है। हमने सिंपल, जैसे अभी हमें बात हुई बहुत ज़्यादा कि जैसे बुलदार साहब ने कहा जी कि इतने जानवर नहीं है हमारे पास, जिस तरह चौधरी साहब ने इसको आतात कहा कि जी हम टोटली 100% जो है ना जी ऑर्गेनिक पे चले गए। तो बेसिकली इसमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे आए। अच्छा। और हमें ऐसे ट्रीज़ जो कि लेगुमिनेसी फैमिली के हैं उनको जो अपने क्रॉप लैंड के साथ हमें लगाना चाहिए। उसके बेनिफिट्स, उनकी लकड़ी, उनका जो ख़ास तौर पे उनका पत्ते हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जितनी भी फार्म के ऑर्चर्ड्स हैं उसका जो क्लिपिंग है, हमारे पास प्रूनिंग मटेरियल है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो विंड रोक हमारे पास टर्नर मौजूद है कि जैसा कि अभी यहाँ जिक्र हुआ कि जी छोटा फार्मर तो जब अपने ऑर्गेनिक खाद बना लेगा, बड़ा फार्मर क्या करेगा। तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर कोई बड़ा फार्मर भी अपनी ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहता है तो हमारे पास विंड रोक टर्नर मौजूद है और उसके साथ एक पूरा पैकेज है जिसमें श्रेडर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके फार्म पे जो भी मटेरियल है उसको वो श्रेड करेगा, ब्रिक पीसेस में करेगा और फिर उसके बाद जो है वो उसकी कंपोस्टिंग करेगा। आपके पास मौजूद है, ये मॉडल के तौर पे मौजूद है कि आप उसको आगे देख लें और फिर ऐसा बनवा लें, या आप उसे रेंट आउट करते हैं, या क्या सूरत क्या है उसकी? जी बिल्कुल, हम इसकी जो है डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं। और अगर कोई फार्मर वॉलंटरी हमसे रब्ता करता है कि जी वो विंड रोक पे अपनी कंपोस्टिंग करने जा रहा है तो हम उसको टोटली फैसिलिटेट करते हैं। हम उसको मशीन भी प्रोवाइड करेंगे, गैजेट्स भी प्रोवाइड करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स भी उसको साथ देंगे कि वो अपने लार्ज फार्म के ऊपर विद इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, 2 से ढाई महीने के अंदर वो कैसे जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसको तैयार कर सकते हैं। एक सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, पूरी दुनिया में जो वेस्टेज है, कूड़ा करकट है, उसको बड़े मसर अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ वो लाइबिलिटी बना हुआ है, हमें समझ नहीं आती कि उस कूड़े को उठा के कहाँ फेंकें, और जहाँ फेंकते हैं उसके साथ शापर इतनी ढेर में मौजूद होते हैं कि वो उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इस कूड़ा क्रिकेट को हम अपने ज़राई मकासद के लिए, अपनी ज़मीन की जरखेज़ी बेहतर करने के लिए किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हमारा ये जो है टॉपिक है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जब कोई भी सिटी का वेस्ट जब इकट्ठा होता है, म्यूनसिपल वेस्ट जब इकट्ठा होता है तो उसके एक सेग्रीगेशन का सिस्टम है और एक बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस की यहाँ ज़रूरत है कि हम अपने घर से ही, अपने इंस्टीट्यूट से ही, अपने मोहल्ले से ही जो डिफरेंट टाइप का हमारा वेस्ट है उसको सेपरेट कर दें कि जो ग्रीन मटेरियल है उसको सेपरेट बिन के अंदर रखें, जो प्लास्टिक है उसको सेपरेट बिन में रखें, जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको सेपरेट बिन में रखें। तो यहाँ से बेस लाइन से ही जब जो हमारा सेग्रीगेशन का सिस्टम जब हो जाएगा तो फिर हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होगा एट म्यूनिसिपल लेवल, और फिर हम ईजीली उसको जो है बड़े प्लांट गवर्नमेंट के लेवल पे भी, प्राइवेट
सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के साथ हम जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपनी सिटी गवर्नमेंट लेवल पे बना सकते हैं और वो वैल्यूएबल होगी हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। मतलब ये फ़ायदेमंद है कि इस पे गवर्नमेंट का भी कोई प्लान है, कोई सोच रही है कि भाई ये जो कूड़ा क्रिकेट है हर तरफ ढेर लगे हुए हैं, हम तो समझ नहीं आती कि सफाई किस तरह करें। जितना भी मैं पहले शुरू में बताया आपको, जितना भी सब्ज़ी का कचरा मचरा है, पत्तों के कचरे हैं, आप इसको डंप करें। डंप करने के बाद आप किसको गोबर है, उसके अंदर पानी है, जिप्सम है, यूरिया खाद का छट्टा है, DAP, जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, इसको जितना भी आपके पास अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है कैचमेंट एरिया पे आपका कितना अवेलेबल है, फिर आपके पास कितना रकबा है। आप इसको डंप करें, पिट निकालने के बाद, फिर पिट निकालने के बाद इसको कवर करने के बाद 6 महीने 8 महीने तक करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा फायदा। अभी तो वो जो कूड़ा है उसमें जो चीज़ें अलग करना और बाइफरकेट करना, ग्रेडिंग करना, वो भी उसमें जो छापर वगैरह हैं वो तो नुकसान है, कचरा है, कंक्रीट वगैरह जो वो तो नुकसान है, लेकिन जो मुतल का पत्ते हैं, जो वेजिटेबल के पत्ते हैं, मतलब इनको अगर हम अलग अलग आज से ये तय कर लेंगे इसको अलग अलग रखना है कूड़ा को, तो सारे कूड़े को हम सिस्टम ऐसा बन जाता है। अगर आपने कंपोस्ट बनाना होता है ना तो उसके बाद आपके मैनुअल लेबर होती है, वो सिस्टम सारा डेवलप करके दे देते हैं। चलो साहब ये बताइएगा कि आप जो है ये ऑर्गेनिक पर जोर देते हैं, तो ये गंदा पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं सब्जी में, वो भी तो ऑर्गेनिक ही हो गया आपके लिए? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक मटेरियल्स आ जाता है, वो मिलों के वो पानी आ जाते हैं। तो इनफैक्ट ये सही नहीं है, सही भी नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि हमारी वो मेरे ख्याल में मुक़्तदर जो अरबाब इख्तियार हैं ज़राअत में, वो भी मना करते हैं कि जो इस पानी से जो फसलात हैं वो मत खाएं। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं इसमें चौसा की बात कर रहा हूँ कि चौसा कहते हैं कि जो पेस्टिसाइड के असरात आते हैं खादों के ज़रिए, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है कि अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में एक सिस्टम पौधे के बारे में बताया है कि पौधे की जड़ के अंदर सेलेक्टिव मैकेनिज्म सिस्टम होता है कि जो जड़ है ना वो जो चीज़ ज़रूरत होती है उसको अंदर जाने देगी, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, जो हेल्थ है उसके नुकसान होगा। आप इस बात के हामी हैं कि ये जो इस्तेमाल करते हैं, इस बात में नहीं हूँ, क्या सबने कहा कि पेस्टिसाइड की जो जड़ केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, ये तो फिर नहीं, वो तो नुकसान है, पानी के लिए भी तो ऐसे ही हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ऐसे आधे मिनट में बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी और यूनिवर्सिटी भी वो हम अवॉइड करते हैं कि जी जो सीवरेज का वाटर है उससे हमें सब्जियां ग्रो नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमारी सीवरेज का पानी है, इससे जो ख़ास तौर पे हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके पत्तों में जो है वो हैवी मेटल कंटेमिनेशन होती है। तो बेहतर यही है कि हम अच्छे साफ़ सुथरे पानी को इस्तेमाल करें। और बंद गोभी है अगर उसमें इस्तेमाल किया गया है, या दूसरी गोभी भी है, बिल्कुल फूल गोभी है, जितने हमारे सैलड हैं और जितनी हमारी गोभी है इसके अंदर जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, फार्मर को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे हमारी डायरेक्टली जो है ना हमारी पब्लिक जो है उसे यूज़ कर रही होती है। तो सेकेंडली ये है कि दुनिया इस पर काम कर रही है कि जो हैवी मेटल्स हैं इनको किस तरह, इनकी कंटेमिनेशन को ऑन फार्म बहुत सारे आजकल रिसर्च ट्रायल्स हैं, काम हो रहा है कि इस कंटेमिनेशन को किस तरह मिनिमाइज़ करके इस पानी को हम प्योरीफाई करके जो है वो अपने क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बात की। लुब-ए-लुआब ये है कि अगर आपके पास नामियाती मादा दस्तयाब है, कुदरती खाद बनाने के लिए गोबर या दीगर चीज़ें मौजूद हैं, तो कोशिश करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दीगर खादों का भी इस्तेमाल करें, आपने पैदावार बढ़ानी है। चौधरी साहब का फार्मूला था कि 26 पन ले रहे हैं, अगर पूरे मुल्क की पैदावार 26 पन पे चली गई तो हमें एक भारी सरमाया जो है वो खर्च करना पड़ेगा गंदम की एक्सपोर्ट के लिए, इम्पोर्ट के लिए। तो कोशिश करें ये नामियाती खादों का इस्तेमाल करें, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने के लिए रोटेशन करें, फसलों को बदल कर लगाएं और ऐसी फसलें लगाएं जो फलीदार अजनास हों वक्तन फ़वक्तन, ताकि वो मादे ज़मीन में शामिल हों, तो उससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।